हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जीएस पेपर 1 में मैं आर्ट एंड कल्चर पर भी कुछ क्लासेस लूंगी। देखो, कुछ क्यों सिर्फ मैंने कुछ बोला, क्योंकि इसमें काफी कुछ मैं कवर कर चुकी हूँ। काफी सारा जो है मैं आप लोग को पहले ही अलग अलग सेशन में पढ़ा चुकी हूँ। बट मे बी आप एक जगह खोजते होंगे कि आपको एक ही फोल्डर में आपको मिल जाए, और थोड़ा सा मेंस लिखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू भी दूसरा होता है। तो इसमें मैंने आप लोगों को एक क्लास काफी पहले ली थी, जिसमें मैंने दिखाया था कि आजकल आर्ट एंड कल्चर पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में जैसे 2019 का आप देखोगे तो भारत सांस्कृतिक विविधता, छोटे छोटे सांस्कृतिक विविधता के केंद्र हैं भारत में, कुछ ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं इस तरह के। भारत की कला एवं संस्कृति, कला विरासत को संरक्षण की जरूरत है, ऐसे करके 18 में क्वेश्चन आया था। और भारत में सर्वथा छोटे छोटे सांस्कृतिक इकाइयां हैं, ऐसे करके। मतलब आपका कुल मिलाकर के, जैसे अगर आप भारत की कला एवं संस्कृति को समझते हैं, इसकी विविधता को समझते हैं, तत्कालीन परिस्थितियों को इसमें समझते हैं कि जो विरासत है हमारे, जैसे जो ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं, उनको किस तरह से बचाव और संरक्षण की जरूरत है, इसको किन किन तत्वों ने समृद्ध बनाया है, हमारे कला एवं संस्कृति को किन किन तत्वों ने समृद्ध बनाया है। तो किन किन तत्वों ने समृद्ध बनाया है, तो हमारे यहाँ पर जो है चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, ये सब, नृत्य कला। तो ये कुछ विधाएं हैं और जिन्होंने भारत की संस्कृति को समृद्ध बनाया है, कला को समृद्ध बनाया है। और संस्कृति को समृद्ध बनाने वाले हमारे अलग अलग क्षेत्रीय विविधताएं हैं जो हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाती हैं। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को दो क्लास ऐसी ली है। आप इसी में देखेंगे तो आपको पिछली क्लासेस मिल जाएंगी कि ऐसे प्रश्न जब आपसे पूछे जाते हैं तो आपको कैसे उत्तर लिखना है। इसके अलावा कुछ टिपिकल आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स। तो जैसे पिछले साल 2019 में आपको गांधार कला पूछ चुका है। गांधार कला पर पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, और क्योंकि 2019 में पूछ चुका है तो 2020 में बिल्कुल ही संभावना नहीं है पूछे जाने का। बाकी यूपीएससी को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि कला एवं संस्कृति पूछ चुका है, तो कला एवं संस्कृति में गांधार कला पूछ चुका है, तो मैं आपको बाकी जो पॉसिबल है वो मैं आपको इस सेशन में मैं करा दूंगी आपको। तो हमारे पास कुल दिसंबर का महीना है, जिसमें मैंने इंडियन सोसाइटी कंप्लीट करा दिया है आप लोगों का, और हिस्ट्री भी कंप्लीट होने वाला है आप लोगों का। हिस्ट्री में भी मैंने इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की सीरीज चलाई थी बिपिन चंद्रा की, तो वहां से आपको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मिल जाएगा पूरा। और वर्ल्ड हिस्ट्री की के कुछ टॉपिक्स मैंने इसमें भी, इस सीरीज में, जीएस पेपर 1 में भी मैंने करा दिया। पूरा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, ये सब मैंने करा दिया आपको। मैंने औद्योगिक क्रांति करा दिया, फ्रांसीसी क्रांति करा दिया। और अब आपका जो इसमें जो बचता है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध बचा हुआ है, उस पर एक दिन क्लास ले लूंगी मैं। बस एक जस्ट उस पर क्या रहेगा, एक जैसे टॉपअप कहते हैं ना, जैसे आप भरवाते हो लास्ट टाइम के लिए, चलो थोड़ी देर के लिए करना, उस तरह से। क्योंकि मैं प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध भी आपको पढ़ा चुकी हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री में। पर एक रिवीजन सेशन रहेगा उस पर कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जर्मनी का कितना रोल था, मित्र राष्ट्र कितने जिम्मेदार रहे दोनों विश्व युद्ध के लिए, उनको कहां तक जिम्मेदार ठहरा सकते, इन सब पर एक दिन हम लोग बात करेंगे। तो लगभग जीएस पेपर 1 आपका कंप्लीट है, और ये दिसंबर का हमारे पास महीना है, इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। और जीएस पेपर 4 पर मैं काफी आप लोगों को करा चुकी हूँ।
प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएगा उस पर। तो मेंस के लिए मैंने जीएस पेपर 1 और 4 के अलावा और किसी में हाथ नहीं डाला है इस बार 2020 में। तो हाँ, 2021 के लिए करेंगे। तो कला एवं संस्कृति में मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोगों को शैल चित्रकला पर पूछा जा सकता है, क्योंकि 2015 में क्वेश्चन आया था। 2015 में ये पूछा जा चुका है आप लोगों से कि मध्य पाषाणकालीन जो शैल चित्रकला है वो आधुनिक चित्रकला को भी प्रस्तुत करती है। तो ये आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो 2015 में क्योंकि पूछा जा चुका है, 5 साल हो गए हैं, तो इस टॉपिक पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आज उसी पर थोड़ा बात करते हैं, और बाकी मैं ऐसे करके आपको जितनी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है मैं कराती चली जाऊंगी। तो अनअकैडमी पर जल्दी आइए, वहां पर ये कब का कंप्लीट हो चुका है। तो वहां पर क्या है कि हम आवर्स ज़्यादा देते हैं, वहां पर कमिटमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि पेड स्टूडेंट आते हैं। तो आप भी वहां पर आएंगे तो आप हक के साथ पढ़ेंगे और पूरी तरह पूछ के अपने डाउट्स क्लियर कर करके पूरी तरह से तैयारी करेंगे। तो आप सब लोगों ने ऐप तो डाउनलोड कर ही रखा होगा। इसी ऐप पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, और जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं 100+ टॉप के एडुकेटर्स और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपका वेट कर रहा है, जहां पर आकर आप इसको कवर करेंगे। तो आने के 2 तरीके, प्लस और आइकॉनिक। तो अगर प्लस लेते हैं तो 1 साल का है आपका 44,550 रुपये में मेरे कोड के साथ। ईएमआई से पेमेंट कर सकते हो, ईएमआई करते हो तो 3713 रुपये पड़ता है। 64,800 है 2 साल का मेरे कोड के साथ। सबसे बेस्ट है ये जरूर लेना, जब भी लेना 2 साल के लिए तो जरूर लेना जीएस को। तो 2700 रुपये आपका महीने का पड़ेगा। और 3 साल का आप लेते हो तो 8100, 81,000, ठीक है। और 2250 रुपये आपको महीने का पड़ेगा। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, आप इस कोड के साथ आते हैं तो आपको पूरी तरह से मेरा साथ और 10% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही। तो ये आपका प्लस था। और आइकॉनिक अगर लेते हैं जिसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा तो 62,550 रुपये में 12 मंथ्स का, 96,300 में 24 मंथ्स का, और 1,26,900 में आपका 36 मंथ्स का आपको पड़ेगा। ठीक है, महीने का पे करते हैं तो आपका ये सिर्फ 3500 रुपये का पड़ेगा पर मंथ। तो मेरा कोड है रिंकू लाइव कोड के साथ आप आएंगे तो मैं आपकी कोच हो सकती हूँ, जो मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगी। ठीक है, ये कुछ ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें आप अब सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी पर। तो आपका 24,750 रुपये में है आपका 12 मंथ्स का, और 36,000 में है आपका 24 मंथ्स का, और 45,000 में है आपका 36 मंथ्स का। तो कम से कम 1 साल का जरूर लेना मेरे इस कोड के साथ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरा ये टेलीग्राम लिंक नोट कर लीजिए। यहीं पर आपको मेरी क्लास का पीडीएफ मिलेगा, यहीं पर, और यहीं पर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर तो शैल चित्रकला पढ़ते हैं आज हम लोग। मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ कई बार। ये फिर से एक ब्रशअप है आपके लिए कि आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट 2015 में आया है इस पर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार पूछा जाना चाहिए इस पे। तो एक क्वेश्चन आपका, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूरा जो आपका पाषाण काल है, पाषाण चित्रकला है, मतलब जो शैल चित्रकला है, इसको 3 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, 3 भाग में बांटा जाता है। तो इसमें उत्तर पूरा पाषाण काल में जाकर मनुष्यों ने चित्र बनाना शुरू किया, यानी अपर पैलोलिथिक पीरियड में, जब पैलोलिथिक पीरियड खत्म होने जा रहा था।
तो उत्तर पूरा पाषाण काल से, तो उत्तर पूरा पाषाण काल, फिर आपका मध्य मध्य और फिर आता है आपका ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक पीरियड। तो ये 3 भाग में इसको बांटा जाता है, जिसमें इसमें तो थोड़े बहुत मिले हैं, उतना उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन उत्तर पैलोलिथिक पीरियड का यानी उत्तर पूरा पाषाण काल का और मध्य पूरा पाषाण काल भारी संख्या में इनके चित्र मिले हैं और इनकी विशेषताएं भी बहुत अच्छी हैं, अनोखी हैं। तो इस पर आपका जो क्वेश्चन बन सकता है कि पूरा पाषाण कालीन शैल चित्रकला, या यहां पर मान लो उत्तर पूरा पाषाण कालीन लिखा रहे, तो उत्तर पूरा पाषाण कालीन शैल चित्रकला उस काल के जीवन को प्रतिबिंबित करती है, उस काल के जीवन को प्रतिबिंबित करती है और उनके इतिहास को जानने का ये सबसे बड़ा स्रोत के रूप में भी काम करता है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, क्योंकि पूरा पाषाण कालीन शैल चित्रकला जो है उसमें वो उनका सब खाने का, पीने का, शिकार कैसे करते थे, औरतों को खाना बनाते हुए, बच्चों को खेलते हुए, ये सब चित्रित की गई हैं चीजें। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके बारे में जानने का जो स्रोत है सिर्फ और सिर्फ उनके बर्तन, जो गुफाओं से उनके बर्तन पाए गए हैं और जो चित्र पाए गए हैं, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है उनके बारे में जानने का। तो उस संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो हमें पेंटिंग्स मिली हैं इनका महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह इंट्रो डालते हुए आप पूरा जहां जहां से मिला है, जो जो चित्र मिला है आप डाल देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि भीमबेटका के अलावा और कौन से प्रमुख स्थल हैं, भीमबेटका के अलावा और कौन से प्रमुख स्थल हैं जहां से प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। तो भीमबेटका जो कि प्रागैतिहासिक चित्र के लिए एक बहुत फेमस जगह है, उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहां से प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। प्रागैतिहासिक तो समझते हो ना, प्री हिस्टोरिक, जब हमें कोई भी लिखित सामग्री इनके बारे में जानने का हमें नहीं मिलता है। तो इन चित्रों के भिन्न भिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालें, अलग अलग कितने तरह के चित्र बनाए गए हैं। तो इसमें बस हमें भीमबेटका का तो डालना ही है, भीमबेटका के अलावा और जहां जहां से चित्र हमें पाए गए हैं, मिले हैं, उनको भी डाल देना है। और भिन्न भिन्न पहलू यानी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कैसे 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 चित्र पाए गए हैं। तो आपको आगे भी, जैसे ये तो मेरा लैंग्वेज है, यूपीएससी इसी से थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत में उस समय देखो, मैं बताती हूँ, उस समय आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी अगर ध्यान से देखी होगी तो उस समय आप लोगों को एक फ्रांस की गुफा का चित्र बना है आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस समय जहां जहां पर इस तरह मनुष्य रह रहे थे आरंभिक, वहां वहां से हमें चित्र मिले हैं। तो उस समय आरंभिक मनुष्य खाली समय में चित्र ही बनाया करते थे गुफाओं के अंदर। भारत में अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में जो प्राचीनतम चित्र हमें मिले हैं वो अपर पैलोलिथिक टाइम का है। जैसा कि आप जानते हैं कि पैलोलिथिक टाइम ये बहुत लंबा था, तो इसको हम कहते हैं कि 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर ये चलता है 12,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, 12,000 वर्ष पूर्व तक चलता है। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में ऐसे बांट देते हैं, 3 पार्ट में। तो एक को हम कहते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है, मतलब अर्ली प्रारंभिक पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो इसको लोग कहते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, इसको उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर मध्य पूरा पाषाण काल आ जाता है, उच्च यानी अर्ली पैलोलिथिक पीरियड। फिर आपका मध्य आ जाता है, मध्य पूरा पाषाण काल। और फिर आ जाता है आपका उत्तर यानी लेटर, अपर
अपर इसको कहते हैं। लेटर के है अपर, उत्तर पूरा पाषाण काल, इसको उत्तर पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो अगर आपको हिंदी में कंफ्यूजन हो तो सिंपल, अर्ली पैलोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलोलिथिक पीरियड और लेटर पैलोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो लेटर वाले को ही अपर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो मतलब इसको जो हमने 3 पार्ट में बांट दिया, 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व तक का है, तो इसको 3 पार्ट में बांट दिया। तो आप ये समझ लो कि तीन और पूरे पाषाण काल को हम 3 पार्ट में ऑलरेडी बांटते हैं। तो उसमें कहते हैं हम लोग पैलोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड। तो इसमें मीजोलिथिक हम लोग बात कर रहे हैं अपर पैलोलिथिक पीरियड का, मीजोलिथिक पीरियड का और चाल्कोलिथिक पीरियड का। चाल्कोलिथिक पीरियड की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड के लोग कृषि कार्य में व्यस्त हो गए थे, कृषि कार्य करने लग गए थे, धीरे धीरे बसने की प्रक्रिया में थे, घर बनाने लग गए थे। तो हमें शैल चित्रकला उस समय का नहीं मिलता है। तो भारत में इसकी जो सर्वप्रथम खोज मिली हुई है वो 1867-68 में आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने किया। ठीक है, आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने, और इससे पहले स्पेन में इसकी खोज हो गई थी 12 वर्ष पहले अल्तामीरा ने। ठीक है, अल्तामीरा ने इसकी खोज कर ली थी। इसके अलावा काकबर, एंडरसन, मित्र, घोष, ये सारे अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने कई अलग अलग स्थल खोजे। तो और कहाँ से मिले हैं? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, इसके कई जिलों में गुफाओं पर चित्र मिले हैं हमें। उत्तराखंड में बात करते हैं तो कुमाऊं की पहाड़ियों में मिलता है। मतलब अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग पर लगभग 20 किलोमीटर दूर जाएंगे तो एक सुयाल नदी पड़ेगी, सुयाल नदी, वहां पर उसके किनारे में है लखुडियार। तो लखुडियार में प्राग ऐतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं, ये वही का चित्र है लखुडियार। तो लखुडियार भी आपका जो है मतलब भीमबेटका में भी और लखुडियार में भी, दोनों में ही आपके लेटर पैलोलिथिक यानी अपर पैलोलिथिक के भी मिलते हैं, मिजोलिथिक के भी मिलते हैं, और ये भीमबेटका में तो ताम्रपाषाण काल के भी मिलते हैं। तो आप मतलब ये स्थान वैसे नहीं है, केवल चित्र में अंतर पाए गए हैं और उसका काल निर्धारित किया गया है, उससे बांटा जाता है। तो लखुडियार का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें जैसे यहाँ पर वो 1 लाख गुफाएं हैं। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं, और यहाँ जो पाए जाने वाले चित्र हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो मानवों का मिला है, पशुओं का मिला है और ज्यामितीय आकृतियां मिली हैं हमें। मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय। ठीक है, ज्यामितीय समझ गए ना? ज्यामितीय ऐसे जो चित्र मिलते हैं इस तरह के जो बनते हैं, तो 3 तरह से मिलते हैं। तो इसको हम लोग अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं पैलोलिथिक पीरियड के लिए, यानी उत्तर पूरा पाषाण काल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो ये जो चित्र है ये सफेद, काले और लाल रंग के हैं, और इसमें जो है मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है, छड़ी ऐसे। ठीक है, इस तरह से इसको छड़ी रूप कहते हैं। छड़ी रूप, इसको कितना इजी है बनाना। तो इसमें जो है मनुष्यों को छड़ी रूप में दिखाया गया है, और जो पशु चित्र है उसमें लंबे थूथुन वाला जानवर, ये जो हमारा मुंह है तो उनका मुंह थोड़ा लंबा होता है ना, जैसे आप डॉग्स को देखो, काऊ देखो, बैल देखो, तो उनका मुंह ऐसे लंबा होता है तो उसको थूथन कहते हैं, थूथन। तो इसमें लंबे थूथन वाले जानवरों को दिखाया गया है, लोमड़ी,
ठीक है, कई रंगों वाली छिपकली, एक रंग की छिपकली नहीं, कई रंगों वाली छिपकली दिखाई गई है। ये सब मुख्य चित्रकारी का विषय है लखोटियार का। तो हो सकता है उस समय जो छिपकलियां हैं वो कई रंगों की होती होंगी। तो ये देखो, ये जो है वहां का ये डांसिंग चित्र बहुत फेमस है लखोटियार का, नृत्य करता हुआ, हाथों में हाथ डाले हुए, और ये लहरदार लकीरें बनाई गई हैं, ऐसे 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 चित्र बनाए गए हैं। काफी फेमस है ये उत्तराखंड वाला। तो यहां पर सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग का चित्र, फिर उन पर सफेद रंग का बनाया गया है, फिर उन पर सफेद रंग का बनाया गया। सबसे पहले लाल, फिर काला, फिर सफेद, मतलब ये अलग अलग तरह के। तो ऐसा माना जाता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोग बनाते होंगे। तो क्योंकि लाल रंग पर सफेद नहीं चढ़ सकता था, मतलब जैसे लाल लाल रंग पर मतलब लाल रंग नहीं चढ़ सकता था, सॉरी, तो लाल रंग पर लाल रंग नहीं चढ़ सकता था तो सफेद रंग बना दिया। काले रंग पर अब काला नहीं चढ़ सकता था तो लाल रंग से बना दिया। पर वो अलग अलग टाइम पर एक ही जगह पर तस्वीरें बनाया करते थे। तो ऐसे बहुत से चित्र हमें मिले हैं। कश्मीर से भी हमें ऐसे 2 शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र मिला है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, उन्होंने नवपाषाण काल के मानव को चित्र बनाने के लिए कैनवस दिया। तो यहां पर कई ऐसे स्थान हैं जैसे कुपगल्लू, पिकलीहल, टक्कलकोटा, ये सब प्रसिद्ध हैं वहां के। तो यहां पर जो है 3 तरह के चित्र मिलते हैं, लाल, सफेद, और कुछ जो है मतलब सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के, ऐसे मिलते हैं हमें। और ये परिवर्ती ऐतिहासिक काल और आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। मतलब यहाँ पर जो हमें चित्र मिलते हैं तो वही मतलब लेटर पैलोलिथिक, परवर्ती ऐतिहासिक काल, और फिर आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हमें मिलते हैं। जो चित्रों के विषय है, सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, बकरी, घोड़ा, ये सब, मानव त्रिशूल, मानव का भी बना है और त्रिशूल का भी बना है। वनस्पतियों के चित्र बहुत कम पाए गए हैं। तो कुपगुल्लू का एक बहुत फेमस चित्र है। इसमें बड़े बड़े अंग वाला, मतलब खूब लंबा चौड़ा आदमी स्त्रियों को भगा कर लेकर जा रहा है। एक आदमी नहीं, जैसे 2-3 पुरुष स्त्रियों को भगा कर लेकर जा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय ऐसे चित्र भी बनते होंगे। तो सबसे बढ़िया हम लोगों को जो मिलता है वो विंध्याचल की श्रृंखलाओं में मिलता है। विंध्याचल में उत्तर प्रदेश के कैमूर, ठीक है, विंध्याचल की श्रृंखलाओं में और उत्तर प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों में। तो यहां पर हमें पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन दोनों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंदराएं वगैरह है, जंगल है, कंदराएं हैं। तो पाषाण काल के लोगों के लिए रहने के लिए समय उपयुक्त था, जगह उपयुक्त था। उनको कंदराएं तो चाहिए थी, बेसिकली वो जानवरों से बचने के लिए कंदराओं में रहा करते थे। फिर भीतर आग जला लेते थे तो जानवर आते नहीं थे, और जंगली फल फूल पौधे चाहिए खाने के लिए, और पानी चाहिए उनको पीने के लिए। तो उनको इस तरह से ये पूरा का पूरा आप ये समझ लो कि एक उपयुक्त सुटेबल एक जगह ये कैमूर की पहाड़ियों ने और विंध्याचल की श्रृंखलाओं ने इनको दिया। तो हम बात कर रहे थे पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण कालीन मतलब पूरा पाषाण में उत्तर पूरा पाषाण कालीन स्थल की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है जो भीमबेटका है, ये बहुत प्रमुख है एक स्थान। तो भीमबेटका आपके लिए नया नहीं है, भोपाल से दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 10 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भीमबेटका में 800 शेल्टर हैं, 800 शेल्टर मौजूद हैं, और 800 में कुल 500 में हमें चित्र मिलते हैं। 800 शेल्टर्स में 500 में हमें चित्र मिलते हैं। और इसकी खोज की थी डॉक्टर B.A. वाकणकर ने।
V.A. वाकणकर। तो भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज किसने की थी? वाकणकर ने की थी, पहली बार 57-58 में, 1957-58 में। बाद में बहुत सारे रिसर्चर्स आए, उन्होंने भी और खोजा। तो भीमबेटका एक प्रमुख स्थान रखता है। हम लोग इन शैल चित्रों की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या मिलता है हमें, अगर आपको सिर्फ भीमबेटका पर लिखने को आ जाए तो। और नहीं तो फिर जब आप शैल चित्रों की बात करेंगे और इसको उत्तर पूरा पाषाण काल से शुरू करेंगे तब भी आप इसको लिखेंगे। तो इसमें विषय क्या क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं कि विषय क्या क्या है, तो रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा इसमें धार्मिक और भव्य दृश्य भी हैं। रोजमर्रा की जिंदगी है, जैसे मतलब शिकार, नृत्य संगीत। तो नृत्य संगीत थोड़े भव्य वाले हो जाते हैं। हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शरीर सज्जा, मतलब खूब शरीर को सजाया गया है, मतलब मुखौटा लगाने जैसी कई कई घरेलू गतिविधियों का चित्र शामिल है इसमें। मुखौटा भी लगाते थे वो। तो इसको मतलब जो इसकी मतलब हमें मिलनी है पेंटिंग्स, तो उसकी तकनीक को देखते हुए, अलग अलग स्टाइल को देखते हुए इसको कई श्रेणियों में बांटा गया है, कई श्रेणियों में। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसको सात सात पीरियड में बांटा गया है, क्योंकि चित्र बनाने की टेक्निक अलग अलग है। तो जैसे उत्तर उत्तर पैलोलिथिक वाले जो है, उत्तर पूरा पाषाण वाले, तो उसमें छड़ी वाले चित्र हैं, ठीक है। तो जैसे इसको मतलब इसी तरह जैसे अलग अलग टेक्निक के आधार पर इसको 7 कालावधि में बांटा गया है। तो सबसे पहला वाला तो उत्तर पूरा पाषाण युग का है, और उसके बाद मध्य पाषाण युग, और तीसरा है ताम्र पाषाण युग। लेकिन मतलब उसमें भी जो है आपका पीरियड है, इसमें भी पीरियड बांट दिया गया, क्योंकि अलग अलग चित्र मिलते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा। जैसे एक ऐसा होता है ना कि कुछ चित्र एक टेक्निक से बन गए, फिर कुछ दूसरे से बने। तो देखने वालों को पता है, जो रिसर्च करते हैं उनको देखते हैं कि ये तस्वीर थोड़ी अलग बन गई है। तो ये तो आप अगर पेंटिंग करते हो तो आप खुद इस चीज को महसूस करोगे। जैसे मैंने पेंटिंग की है, तो जैसे मैं अपनी शुरुआत की पेंटिंग्स जब देखती हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पेंटिंग्स में वो फिनिशिंग नहीं होती है जो बाद वाले में थी। और उसमें एक चीज मैं महसूस करती हूँ कि टाइम के साथ फिनिशिंग बहुत अच्छी आती गई। तो जैसे मान लो पेंटिंग के कुछ टेक्निक्स होते हैं, स्ट्रोक होती है, मिक्सिंग होती है। स्ट्रोक में ऐसे ऐसे, जैसे आप मतलब मान लो ये जैसे आपने फ्लावर बनाया, तो इस फ्लावर को बनाकर ऐसे अगर सिंपल आप छोड़ दोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अगर 2 कलर का मिक्सिंग कर देते हो अगर आप, तो वो ब्रश लेके 2 कलर को इसमें डाल के और फिर उसको बहुत फाइन तरीके से मिक्स करना होता है। और एक ये होता है कि इसमें जो अगर इस तरह से आप करते हो, ब्रश से और अच्छी तरह से होता है, जितनी अच्छी तरह से मैं यहाँ नहीं कर पा रही हूँ। ये गोल भी थोड़ा सा वो हो गया, मतलब आप समझ रहे हैं ना, पेन टैप से नहीं हो पा रहा है। बट ये इसको स्ट्रोक कहते हैं और 2 कलर को मिक्स करना कहते हैं। अब इसमें जैसे आप ये समझ लो कि ये होता है कि इसको अब हमने इसमें ब्लू कलर से इसको इसके गोल वाले को ऐसे कर दिया, और हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा इसमें शेड
इसका भी आ जाए। और जैसे ऐसे करोगे तो लाइन खींचने जैसा ये हो जाता है, पर इसको ब्रश को बहुत ऐसे लेकर एकदम ऐसे ऐसे करने से होता है। तो इसमें जैसे शुरू में ये स्ट्रोक नहीं बनाने आता था, फिर धीरे धीरे ये आया, फिर तो शुरू में एकदम बहुत, जैसे इसमें आप देख रहे हो ऐसा लगता था, बाद में ये लाइंस दिखती ही नहीं थी, केवल ऐसा दिखता था कि बस ये इसमें स्ट्रोकिंग की गई है। तो ऐसा ही मतलब इसी तरह से बिल्कुल ठीक इसी तरह से देखा गया है उसमें, इसलिए उसमें इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अब जो विषय मैंने कहा कि कुछ घरेलू हैं, कुछ धार्मिक विषय हैं, कुछ उत्सव के समय के हैं, जैसे ग्रुप डांस, इस तरह के, हाथी घोड़े की सवारी, तो ये सब शिकार करना, बच्चों को खेलना, स्त्रियों को खाना पकाते हुए, ये सब घरेलू दृश्य हैं। इसमें कुछ चलचित्रों में मतलब मनुष्य जो है उनको एक साथ दिखाया गया है, स्त्री पुरुष बच्चे, इनको एक साथ दिखाया गया है एक ग्रुप में। तो इसको ऐसा माना जाता है कि एक ही परिवार के होंगे। कई रंगों का भी प्रयोग करते थे, ये अलग अलग रंगों का भी प्रयोग करते थे, ये मैंने आप लोगों को नितिन सिंघानिया में भी आपको बताया था। तो कई रंगों में कैसे, ये तो काला पीला लाल बैंगनी हरा भूरा सफेद, कई रंगों का इस्तेमाल करते थे। तो काला पीला लाल बैंगनी भूरा हरा, इन सब का लगभग आप देख रहे हैं कि सभी बेसिक बेब की ओर वाले लगभग बेसिक कलर सारे ही हैं, बस इसमें नारंगी नहीं दिया हुआ है, नारंगी रंग का। सफेद और लाल इनका पसंदीदा रंग था। व्हाइट और रेड, व्हाइट और रेड इनका फेवरेट कलर था। और ये जो कलर तैयार कैसे करते थे, तो तैयार ये करते थे, कई अलग अलग चट्टान, कई कलर के चट्टान होते थे। आपने देखा ही किस तरह से ताजमहल में जो पित्रादुरा है, तो पित्रादुरा में कलरफुल स्टोन्स ही तो लगाए गए हैं। अब उन स्टोन्स को अगर पीस दिया जाए, तो हरे स्टोन को पीस दोगे तो हरा चूर्ण निकलेगा। इसी तरह कई मिनरल्स को निकाल कर कूट पीस कर ये तैयार करते थे। और जो लाल रंग है वो गेरू से, लाल रंग को ये गेरू से तैयार करते थे। हरा रंग ये कैल्सडोनी नामक पत्थर से तैयार करते थे। सफेद रंग चूना पत्थर से ले लेते थे। ये सभी मतलब नेचुरल कलर्स थे जिसे ये करते थे। जो पशु हैं उनको खूब तगड़ा और रौबदार दिखाया गया, ऐसा लगता है कि वास्तव में उतने तगड़ा रौबदार नहीं होंगे, पर उनको खूब रौबदार दिखाया गया है पेंटिंग में। तो कुल मिला के उत्तर पुरापाषाण काल की अगर विशेषता आपसे पूछी जाती है, स्पेशली आपसे उत्तर पुरापाषाण काल की विशेषता अगर आपसे पूछी जाती है, तो ये इस युग के चित्र हरे और लाल, गहरे हरे और लाल रंग की रेखाओं से बने, ठीक है। और छड़ी जैसे पतले मानव की आकृतियां ज्यादा रही। फिर धीरे धीरे इसमें बड़े बड़े जानवरों, भैंसा हाथी बाघ गैंडा सुअर, इन सब के चित्र बनने लगे। तो भैंसा हाथी बाघ गैंडा सुअर, इन सब के चित्र बने, ठीक है। और कुछ वॉश पेंटिंग्स हैं। वॉश पेंटिंग्स जैसे आप पेंटिंग बनाते होंगे, तो जैसे पेंटिंग बना के ऊपर से हल्का हल्का शेड मारा, ठीक है। तो कुछ वॉश पेंटिंग्स भी हैं। तो उत्तर पुरापाषाण काल में जो है अधिकांश चित्र छड़ी वाले मनुष्य की, ज्यामितीय आकृतियों की, मनुष्य को छड़ी आकृति में दिखाया गया है और ज्यामितीय आकृतियां इसमें बनी हुई हैं। और जैसे इनका शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है ज्यामितीय आकृतियों में। ज्यामितीय आकृति जैसे देखो, इसमें ऐसे बनता है ये, एक सेकेंड, ये ठीक है। और फिर रहता है आपका, यहां पर ऐसे चेहरा बना दिया और यहां पर ऐसे और ऐसे, नहीं ये उल्टा रहता है,
ये उल्टा रहता है, और यहाँ पर ऐसे पैर बना दिया और यहाँ पर ऐसे हाथ, ऐसे भी बनाया मनुष्य को। एक तो मैंने आपको बोला ऐसे, एक तो ऐसे बताया मैंने आपको, और एक ये ऐसे रहता है उल्टा, तो ये ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे, इस तरह से बनाए, ऐसे भी चित्र बने। अच्छा, शिकार, शिकार के चित्र जो है, जो ज्यामितीय आकृतियां हैं, उनका शिकारियों से नहीं बनाया। बाकी जो हरे जो रंग थे वो हरे नर्तकों के लिए यूज किया गया, जो डांसर्स थे, और लाल शिकारियों के लिए। ये भी आप लोगों को मतलब मेंशन करना होगा, और ये आपका प्रीलिम्स फैक्ट भी हो सकता है, इसको नितिन सिंघानिया ने भी मेंशन किया है। तो हर अलग अलग कलर को अलग अलग वो शो करने के लिए बनाया गया। तो जो हरा चित्र था, हरा रंग डांसर्स के लिए और रेड कलर शिकारियों के लिए इस्तेमाल किया गया है भीमबेटका की गुफाओं में। अगर अब हम लोग बात करते हैं मध्यपाषाण शैल चित्रकला की, तो ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया है। भारत की मध्यपाषाण शिला कला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को, न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को, बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय, यानी जब हम आधुनिक चित्रकला से इसकी तुलना करते हैं, तो आधुनिक चित्रकला से कंपैरिजन करते हैं, तो वैसा ही तुलनीय बोध को प्रतिबिंबित करती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 200 वर्ड में आपको लिखना था। जैसा कि मेरा गट फीलिंग ये कह रहा है कि 2015 के बाद पूछा नहीं गया है, और ये क्योंकि हमारे लिए यूनेस्को को, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है, और इन शैल चित्रकलाओं का महत्व भी है। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार आपसे पूछा जाए, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मध्य पाषाण शैल चित्रकला को आधुनिक चित्रकला से इसकी तुलना की गई है, और इसको तुलना करके ये पूछा गया है कि मतलब तुलना करके आपको बताया गया कि क्रिटिकली एग्जामिन, समालोचनात्मक एग्जामिन दिया गया कि आप मतलब इसकी व्याख्या कीजिए इस टिप्पणी की, और 200 वर्ड में करना था। तो ये जो मेसोलिथिक पीरियड का था, इसके चित्र आखिर कैसे हैं कि इसको आधुनिक चित्रकला से इसकी तुलना की गई, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। ये उस काल में सांस्कृतिक जीवन कैसा था उसको तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, साथ ही ये चित्र कैसा था कि इसको आधुनिक चित्रकला से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, आधुनिक चित्रकला से इसको कैसे हम कंपेयर करते हैं, तो आपको जानना होगा इसके विषय क्या है। विषय क्या है? बनाने का तरीका कैसा है, तकनीक कैसा है बनाने का। ठीक है, तो इसमें जो है मध्य पाषाण की हम लोग बात करते हैं, तो इस समय के सबसे ज्यादा चित्र पाए गए हैं, मध्य पाषाण युग के चित्र सबसे ज्यादा पाए गए हैं। और इस अवधि के दौरान जो मतलब चित्र तो ज्यादा बने, लेकिन चित्रों का आकार छोटा हो गया, साइज और छोटा कर दिया इन्होंने। और सबसे ज्यादा इस समय हंटिंग पेंटिंग्स बने, यानी शिकार करते हुए चित्र इस समय ज्यादा बने, तो शिकार के चित्र इस समय ज्यादा बन गए। ठीक है, तो जैसे जो डांसिंग वांसिंग वाले चित्र जो पहले बन रहे थे, उनकी जगह पर अब शिकार के चित्र ज्यादा बन रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे जानवरों की हमें पेंटिंग्स मिली हैं, जैसे हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी, मतलब ये छोटे बड़े कई जानवरों के, पक्षियों को
जानवरों और पक्षियों को इसमें बनाया गया है। तो मध्य पाषाण काल के लोग जानवरों का चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, जानवरों का चित्र ज्यादा पसंद करते थे बनाना। और कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया है कि जानवर मनुष्यों का पीछा कर रहे हैं। कुछ चित्रों में मनुष्य जानवरों का पीछा कर रहे हैं। तो जाहिर है कि भाई शेर जैसा कोई जानवर होगा तो मनुष्य का पीछा कर रहा होगा, वो जान बचाकर भाग रहा होगा। और हिरन जैसे जानवर होंगे जिनका मनुष्य पीछा कर रहा होगा और उनका शिकार कर रहा होगा। तो ऐसे ऐसी पेंटिंग्स बनी है। कुछ ऐसे बनी जिसमें मतलब मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया है। तो भाई जब बाघ और शेर पीछा करेगा, बाघ शेर चीता, तो आप डरोगे ही। देखो ये जो पेंटिंग देख रहे हो ऐसे घोड़ा भी बना हुआ है, इसको ज्यामितीय कहते हैं। ये देखो, यही मैंने वो उसमें जो मनुष्य का मैं बना रही थी तो मैंने उल्टा कर दिया था। बेसिकली ये ऐसे होता है, ऐसे। ये हुआ, ठीक है, और फिर ऐसे गया, यस, डमरू की तरह। और यहीं पर ऐसे हाथ बना दिया, और यहां पर ऐसे पैर बना दिया, और यहां पर ऐसे एक सिर बना दिया। तो ये मनुष्य बन गया, ये मनुष्य बन गया। वहीं पर मैंने एक उल्टा कर दिया था। इसको ज्यामितीय कहते हैं। और घोड़े को भी इन्होंने देखो ऐसे ही बनाया है। घोड़े के लिए क्या कर दिया है? घोड़े के लिए इन्होंने पहले ऐसे किया है, फिर ऐसे करके, और यहां पर एक पैर बना दिया है। ठीक है, यहां पर इसका ऐसे चेहरा बना दिया है, चेहरा बना दिया। इस पर मनुष्य को बैठा हुआ दिखा गया। इसको भी ज्यामितीय, मनुष्य को भी ज्यामितीय बनाया। ये देखो, यहां पर हाथ बना दिया, यहां पर ऐसे वो बना दिया। तो मतलब ये बिल्कुल यहां पर पूछ भी, तो इसको ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। मेरे से सुंदर बनाया इन लोगों ने, ये देखो। तो ये हाथ में भाला लिए हुए शिकार कर रहे हैं। तो सब कुछ आप देख रहे हैं शिकार पर बेस ज्यादा बनाया गया है। तो कहीं मनुष्य को पीछा करते हुए जानवरों का, कहीं जानवर मनुष्य का पीछा कर रहा है, कहीं शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है, कहीं मनुष्य डर रहा है, कहीं मनुष्य जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव भी प्रदर्शित कर रहा है। तो मान लो कोई पेट एनिमल होगा, तो अगर कोई पेट एनिमल होगा तो उसके प्रति प्यार भी ये दिखा रहे हैं। जैसे आप अपने पेट डॉग्स को करते हो आजकल, डॉग्स को, या आप जो लोग गांव के होंगे तो अपनी गाय को भैंस को आप लोग उस प्यार से देखते होंगे, सौहार्द, चारा खिलाना, नहलाना, है ना। तो ये सब तो इस तरह से किया गया है। जानवरों को जो एकदम प्राकृतिक अवस्था यानी नेचुरल, एकदम नेचुरल चित्रित किया गया है, पर मनुष्यों को थोड़ा सजाया गया है, उसको थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश इन्होंने की है। और स्त्रियों को इन लोगों ने निर्वस्त्र भी दिखाया है और वस्त्र के साथ भी दिखाया है। दोनों रूप में चित्रित किया गया। ऐसा लग रहा है कि दोनों तरीके से रहते थे, बहुत कोई खास ऐसा कोई नियम नहीं था, देख के ऐसा लगता है। और बूढ़े जवान सबको एक ही समान रूप से, मतलब एक ही समान रूप से स्थान दिया गया है इसमें। तो बच्चे को दौड़ते भागते, छोटे जो छोटा चित्र है तो पता है कि वो बच्चा है, तो बच्चों को दौड़ते भागते दिखाया गया है। दौड़ते भागते, उछलते कूदते खेलते, ऐसे दर्शाया गया है बच्चों को। ठीक है, ये देखो, ये अच्छा वही शिकार वाला दृश्य है। ये मध्य पाषाण युग में अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक दशमरी की शिकार के चित्र ज्यादा है, छोटे हो गए। और मतलब इसमें शिकार के चित्र में ये वाला जो चित्र है, इसमें एक भैंस, एक मतलब भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है। ये पूरा ग्रुप मिलकर एक भैंसे का शिकार कर रहा है, इसमें ये दिखाया गया है। और शिकार करते हुए व्यक्ति घायल भी हुआ करते थे। मतलब ये कई बार जैसे वो जानवर अपना जान बचाने के लिए व्यक्तियों को घायल भी कर देते थे, तो लोगों को इधर उधर पड़े हुए भी दिखाया गया है।
कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा हुआ दर्शाया गया है। तो मतलब जिस तरह से इस भाव को प्रकट किया गया है, तो आप कह सकते हैं कि जो मतलब अंकन की जो कला है उसमें उसमें जो है ये श्रेष्ठता का एक तरह से श्रेष्ठ है, जिस तरह से इन लोगों ने बनाया है, लोगों को इधर उधर गिरा हुआ दिखाया है। तो एक्सप्रेशन इनका काफी अच्छा कहा जाएगा, काफी अच्छा। और नृत्य का दृश्य भी लखुड़ियार की तरह नृत्य का दृश्य भी मिला है। तो इसमें हमेशा ये लखुड़ियार देखो, ये ढोलक बजा रहा है, ये देखो ये ढोलक बजा रहा है, ढोलक की तरह कोई चीज है ना, बजा रहा है ये। और ये लोग हाथों में हाथ डाले, यहाँ ज्यादा लोग हैं और यहाँ कम लोग हैं। तो जब भी डांसिंग सीन जब भी देखो तो ये लखुड़ियार की याद दिलाता है, डांसिंग सीन हमेशा। तो डांसिंग सीन के लिए लखुड़ियार हमेशा जाना जाता है जब भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है आपको। तो डांसिंग सीन का मतलब लखुड़ियार। अगर इस पर जैसे कुछ और तरीके से अगर आपका जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो कि जैसे ताम्रपाषाण काल के भी हैं कुछ, जैसे ताम्रपाषाण काल की हम लोग कहते हैं, तो कुछ स्थान है मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण में मैंने यहाँ पर जैसे छोड़ दिया है, तो पूरा का पूरा शैल चित्रकला पूछे तो आप ताम्रपाषाण काल भी डालो, ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ जगह है। तो ताम्रपाषाण काल ये मध्य पाषाण काल है, जहां शिकार के दृश्य की बहुलता ज्यादा है। और अगर हम लोग ताम्रपाषाण काल की, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 पीरियड में हमने बांटा है। उत्तर पूरा पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल जब खत्म होने लग गया था, तो उत्तर पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा चित्र बने, फिर मध्य पाषाण काल और फिर ताम्रपाषाण काल। तो इसमें जो है ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे, उन्होंने युद्ध दृश्य ज्यादा बनाए, युद्ध के दृश्य। इन्होंने अगर शिकार दृश्य बनाया तो उन्होंने युद्ध का दृश्य ज्यादा बनाया, ठीक है। और हरे और पीले रंगों का इस्तेमाल ज्यादा, तो यहाँ पर पीले रंग का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि लाल, ठीक है, सफेद लाल काला सफेद बैकग्राउंड पर लाल, यहाँ पर हरे और पीले रंग का इस्तेमाल ज्यादा किया इन लोगों ने। तो बाकी जो है युद्ध दृश्य में धनुष बाण, यानी इस समय लोग अब जनजात ऐसा लगता है कि समूह में, क्योंकि अब धीरे धीरे ये सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, तो 2 समूहों में झगड़ा ज्यादा होने लग गया था। तो हाथी और घोड़े की सवारी तो पहले ही दिख गई थी, ठीक है, पहले ही दिख गई थी, लेकिन अब ये धनुष बाण के साथ युद्ध दृश्य ताम्रपाषाण काल में दिखने लग जाता है। तो जब भी आपको मतलब ये पूछा जाएगा तो आप 3 ही पीरियड मेनली मेंशन करते हो, 3 पीरियड ही। तो इस ताम्रपाषाण काल की विशेषता युद्ध के दृश्य जो इसमें जगह है, जैसे मध्य पाषाण काल के मतलब आपने देखा कि विंध्याचल और कैमूर की पहाड़ियों में ज्यादा मिला, पूरा पाषाण काल भी और मध्य पाषाण काल के भी। मैंने बताया ना, भीमबेटका जो कि प्रमुख माना जाता है पूरा पाषाण काल इन लोगों के लिए शेल्टर, पर पेंटिंग्स की कई काल मिले हैं हमें। तो लेकिन इसमें जैसे आपका जैसे इसमें हम लोग बात करते हैं, तो इसमें भीमबेटका में उत्तर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, मध्ययुगीन काल, कई तरह की चित्र हमें भीमबेटका से सिर्फ मिले हैं, ठीक है, कई तरह के। बाकी जोगीमारा की गुफाएं हैं, ये उत्तर काल के हैं, ठीक है, ये उत्तर काल की जोगीमारा की गुफाएं हैं, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है ये। बाकी जो है यही मुख्य है जो मैंने आपको बताया। तो
सबसे ज़्यादा फेमस जो साइट्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं से मिली हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कर्नाटक के कुप्पनगुलू से जो औरतों को भगाते हुए मिला है। फिर इसी तरह से आप, लेकिन आपका जो लखुडियार और भीमबेटका, लखुडियार और भीमबेटका का अपना अपना एक मुख्य स्थान है। ठीक है, लखुडियार और भीमबेटका का। तो इस तरह से जब भी आप लोगों को मतलब इस पर लिखने के लिए आएगा, तो सबसे पहले आप लोग इसको 3 भाग में बांटेंगे, और 3 भाग में बांटने के बाद इस पर आप विषय लिख देंगे। हाँ, मध्य पाषाण काल का क्यों आधुनिक काल से मिलाया जाता है, मतलब जैसे मध्य पाषाण काल में ऐसा क्या है कि उसको आधुनिक काल से मिलाया जाता है, तो एक्सप्रेशन ऐसे दिखाया गया है, जैसे मनुष्य को डरते हुए, कभी प्यार करते हुए, कभी जानवर से डरते हुए, कभी प्यार करते हुए, कभी घायल मनुष्य को दिखाया गया है कि इधर उधर घायल मनुष्य पड़े हुए हैं। तो ये एक्सप्रेशंस जो उन्होंने दिखाए हैं, ये जो अंकन उन्होंने किया है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये आधुनिक चित्रकला से काफी साम्यता रखते हैं, क्योंकि आधुनिक चित्रकला का भी जो मुख्य सिम्टम के नहीं कहेंगे, लक्षण, हाँ एक ही बात है, विशेषता जो है वो आपका एक्सप्रेशन ही है। भाव, मतलब पेंटिंग खुद एक्सप्रेस कर देती है, बता देती है। तो ये इसीलिए इसकी तुलना करते हैं। तो मध्य पाषाण काल क्योंकि आपको पूछ चुका है, तो आपको पूरा का पूरा शैल चित्रकला या फिर भीमबेटका पूछा जा सकता है, या फिर पूरा पाषाण काल, या फिर लखुडियार पूछा जा सकता है। तो ये जो है, ये लखुडियार की ही पेंटिंग है। तो लखुडियार हमेशा याद रखिएगा, लखुडियार ये वाला डांसिंग वाला लखुडियार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, पढ़ा भी दिया है कई बार। इसको आपको कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है। यू नीड टू बिल्ड अ कॉन्सेप्ट ओवरऑल। तो मेंस में आप 2-4 फैक्ट्स अगर आप भूल भी जाते हो मेंस के एग्जाम में, तो वो चलता है। आपको मेनली ये होता है कि आप किस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे इसमें जो जरूरी क्या है, तो जरूरी ये है कि आप कहाँ पर मिले, पेंटिंग कहाँ कहाँ पर मिले, ठीक है। विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट क्या है पेंटिंग का। फिर आप इस पे ये देखेंगे कलर्स, रंग कौन कौन से इस्तेमाल किए, किस जगह पर कैसे पेंटिंग्स मिले, और तरीका, तकनीक। तो इतना मुझे लगता है कि इस क्लास से इतना आप निकाल ले जाओगे। और ये शैल चित्रकला हमें साथ में ये भी दिखाता है कि आखिर, अच्छा एक क्वेश्चन अगर आपको ये आता है कि आखिर पूरा पाषाणकालीन लोग या आरंभिक मानव, आप ये कह लो कि आखिर आरंभिक मानव चित्र क्यों बनाते थे, आप बताओ कि आरंभिक मानव आखिर चित्र क्यों बनाते थे। ऐसी क्या जरूरत पड़ती होगी उन्हें चित्र बनाने की, वो भी इतनी मेहनत से कलर तैयार करके, और गुफाओं में जहां प्रकाश कम ही पहुंचता है, रोशनी जला जला करके। तो इससे कई चीजें निकलती हैं। मनुष्य हमेशा अपने समय का चिन्ह छोड़ना चाहता है। जैसे कुछ लोग डायरी लिखते हैं ना, तो डायरी क्यों लिखते हो, बस ये कि आप गुजरा हुआ जो वक्त है उसके बारे में अगर कभी जानना चाहोगे तो उस डायरी से पता चल जाएगा। तो आप अपना चिन्ह,
आप अपने जो है भूत का, पास्ट का आप चिन्ह रखते हो। इसी तरह से जो शासक हुए उन लोगों ने अपने समय पर बड़े बड़े मंदिर बनाए, स्तंभ बनाए, अपनी मूर्ति बनाई। किस लिए? तो अपना चिन्ह छोड़कर जाने के लिए। और ये कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं, चित्रकला, संगीत, नृत्य, कि आप व्यक्ति को थोड़ी देर भुला देता है। उसकी जो परेशानी होती है, जो उस समय उसका जो टेंशन होता है, उसको वो भुला देता है थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए ये आरंभिक मनुष्य भी पेंटिंग बनाते होंगे, चित्र बनाते होंगे। ये भी अपना चिन्ह छोड़ना चाहते होंगे, ये भी अपनी कुछ यादों को यहाँ पर अमर करना चाहते होंगे। इसलिए नहीं कि हम और आप देखेंगे और इतिहास बनाएंगे, उनको लगता होगा कि हमारे बाद हमारा बच्चा ही देखेगा। और मनोरंजन का ये साधन तो हमेशा कला मनोरंजन जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए मनोरंजन का एक साधन तो था ही, क्योंकि उस समय मनोरंजन के नाम पर यही था उनके पास कि वो नृत्य करें, चित्रकला बनाएं। तो नृत्य, संगीत, चित्रकला, यही उनके मनोरंजन का साधन था। तो जब भी ये ऐसा प्रश्न पूछता है तो आप इसका ऐसे उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जिसमें मैं 10 दिसंबर से इतिहास, वैकल्पिक विषय इतिहास का नया बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, और अब ज्यादा टाइम नहीं है, एनरोल योरसेल्फ। समाजशास्त्र का डेट मैं अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कई बार मैंने डेट बताया, उस डेट को हुआ नहीं है। हिस्ट्री का तो कंफर्म हो गया है, तो लेकिन ये भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। वैसे कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स मेरा कंप्लीट है, और इसको जैसे मैं इग्नू बेस्ड आपको पढ़ाऊंगी, इग्नू बेस्ड, तो इग्नू बेस्ड मतलब चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग के साथ चलने के लिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी को पढ़े रहें। तो जब तक आप मतलब अभी ज्वाइन आप करते हो, तो जब तक आप एनसीईआरटी खत्म करोगे तब तक ये कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा 2021 के लिए। और किसी भी तरह मैं इसको फैब तक खत्म कर दूंगी। फैब और मार्च छोटा सब्जेक्ट है, और निपटाने वाला किसी भी तरह, मतलब निपटाने वाला नहीं, विस्तार से। जीएस बैच चल रहा है मेरा सभी पेपर के लिए, एनसीईआरटी से शुरू करके हर विषय को जो जब मैं पढ़ाऊंगी तो एनसीईआरटी से शुरू करके नींव मजबूत करने के लिए जरूरी है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जब पढ़ लेते हो तो विषय का भाव समझ जाते हो। तो एनसीईआरटी से शुरू करके मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो मानक किताबें हैं उनको आधार बनाकर मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयारी करना है। कैसे? चैप्टर पढ़ेंगे फिर उसका नोट्स बनाएंगे, चैप्टर पढ़ेंगे फिर उसका नोट्स बनाएंगे, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप साथ साथ करेंगे चैप्टर वाइज, ताकि आपको लिखने की आदत लग जाए, अपने नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करना है इसकी आदत लग जाए। तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच ऑलरेडी मेरा चल रहा है अनअकैडमी पर, और रिंको लाइव कोड आप यूज कीजिए अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, ये टेलीग्राम लिंक है मेरा। यहीं पर आपको मेरे सेशन का पीडीएफ मिलेगा, यहीं पर पीडीएफ मिलेगा, और यहीं पर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और ऐसे ही मैं अभी 2-3 और सेशन जो मुख्य टॉपिक जहाँ से मुझे लगता है कि इस बार जो ट्रेडिशनल आपका कोर जो आर्ट एंड कल्चर है वहाँ से मैं कुछ और सेशंस आप लोगों के ले लूँगी, सिर्फ आपके ब्रशअप के लिए, क्या ब्रशअप हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। कल के सेशन में मैं आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस नेशनल मूवमेंट में मैं सुभाष चंद्र बोस पर कराऊंगी कि सुभाष चंद्र बोस
का क्या योगदान रहा राष्ट्रीय आंदोलन में, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे कि गांधी के साथ क्या क्या डिफरेंसेस थे सुभाष चंद्र बोस का, गांधी सुभाष चंद्र बोस को क्यों पसंद नहीं करते थे, ये सुभाष चंद्र बोस की शैली को क्यों नहीं पसंद करते थे, नेहरू को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना, और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में क्या डिफरेंसेस थे। तो कल बहुत ही हम लोग इसको वैसे डिस्कस करेंगे, और इस पर भी क्वेश्चन इस बार आने की संभावना मुझे लगती है सुभाष चंद्र बोस पर। और दूसरा सेशन रहेगा महिलाओं का योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान, जो कि अक्सर पूछा जाता रहा है आपसे। तो कल इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। रिंकू लाइव कोड याद रखिए अनअकैडमी पर आने के लिए, जहां आकर आप ये कह लो कि आपकी दौड़ खत्म होगी और मंजिल की तरफ कदम आपके शुरू हो जाएंगे। तो जल्दी से आइए अनअकैडमी पर। तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।